नमस्कार दोस्तों, आज हम मौलिक अधिकारों का एक बार पुनः अगला लेक्चर लेकर आए हैं आप सभी के लिए। जैसा कि इसके पहले हमने मौलिक अधिकारों में टोटल जो 6 अधिकार थे, उन 6 में से हमने 5 अधिकारों का अध्ययन कर लिया है। आज हम उसी के आगे यानी छठे अधिकार, लेकिन छठे अधिकार में से पहले हम एक जो 7वां अधिकार, जो छठा था, जैसे संपत्ति का अधिकार एक छठा अधिकार था। टोटल 7 अधिकार थे जो हमारा मूल संविधान था। मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। तो उस समय जो 6वां मौलिक अधिकार था, वर्तमान में वो समाप्त हो चुका है। इस हिसाब से जो 7वां मौलिक अधिकार है वो हमारा संवैधानिक उपचार है, लेकिन संवैधानिक उपचार अब 7वां नहीं, 6ठा हमारा मौलिक अधिकार हो गया। इस प्रकार से जब हम मौलिक अधिकार पढ़ ही रहे हैं तो मैंने सोचा इसको भी ऐड करके आपको जानकारी दे दी जाए, ताकि आपसे जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे तो चीज़ें आपसे मिस ना हो। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन कैसा भी आयोग पूछे तो आपसे गलत ना हो। तो चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार भाग 3 में ही भूमि एवं संपत्ति अधिकार। जो वैसे तो भूमि एवं संपत्ति अधिकार समाप्त कर दिया गया है, यह चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ये समाप्त हो चुका है। अक्सर पूछ लिया जाता है कौन सा हमारा मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, तो हमारा भूमि एवं संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। ठीक, किसमें है? अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में था भूमि एवं संपत्ति का अधिकार हमारा, क्लियर, जो कि अब हटा दिया गया है। तो इसलिए अक्सर पूछ लिया जाता है कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया है, तो अनुच्छेद 31 हटा दिया गया। क्लियर, चलिए देखते हैं इसमें था क्या और फिर चीज़ें आगे हम पढ़ते हैं। भूमि एवं संपत्ति के अधिकार में 19F, देखिए मैंने आपको जब स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 पढ़ाया था वहाँ पर, तो मैंने ये बताया था जब हमारा मूल संविधान था तो मूल संविधान में भी हमारे 7 स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो 7 कौन कौन से थे? पहला था अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात एक्सप्रेशंस, बोलने का अधिकार, अच्छा बोलेंगे तो 4 लोग आ जाएंगे, सभा बन जाएंगे, सभा का अधिकार 19(2) में था। ठीक, 19(3) में 19 सभा बन जाएगी, 19(1) में अभिव्यक्ति यानी अच्छा बोलोगे तो लोग आ जाएंगे, 4-5 लोग, कुछ लोग आ जाएंगे, एक सभा बन जाएगी, जिसको सभा को अनुच्छेद 19(2) में रखा गया। सभा बन जाएगी तब एक संगठन बना सकते हैं। 19(3) में संगठन था। फिर उसके बाद संगठन बन जाएगा तो आप देश में कहीं भी घूम फिर सकते हैं। इसके लिए क्या गया था? अनुच्छेद 4 में घूमने फिरने की स्वतंत्रता देगी गई थी। जब घूमते फिरते हो तो कुछ ना कुछ अच्छा लग जाता है, इसके लिए आप रहना चाहते हैं कहीं भी देश में, इसलिए आप रहने का अधिकार 19(6) में कर दिया गया था, 19(5) में। और 19(6) में जब आप वहाँ पर रहने लगोगे 19(5) के अनुसार, तो आप फिर भूमि और संपत्ति खरीदना चाहोगे तो अनुच्छेद 19(6) में यानी 6 या F बोल लो, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चलोगे तो F हो जाएगा। तो उसमें संपत्ति का अधिकार था। या फिर अगर वहाँ घर बनाकर मूल रूप से निवासी बन जाओगे वहाँ के, तो वहाँ पर काम काज ढूंढोगे यानी व्यवसाय। और 19(7) या 19(E) में, EG में, 19G में आपका क्या था? व्यवसाय से संबंध था। लेकिन 19F समाप्त कर दिया गया है। क्लियर, जिस प्रकार ये हमारा 31 समाप्त कर दिया गया, वैसे ये भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीज़ें क्या थी? 19F में या 19(6) में या 19(4) में, ठीक, अगर हिंदी कॉन्सोनेंट लेंगे तो 19(4) आ जाएगा। ठीक, अगर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट ले गए तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपका 19F पूछेगा। अगर रोमन गिनती में अगर रखेगा तो 19(6) पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता चला आ रहा है, हमारा यही ट्रेंड बनता आ रहा है। तो 19F में, 19(6) में संपत्ति यानी भूमि को खरीदने और संरक्षित करने का अधिकार था। यानी भूमि आप खरीद सकते हैं, उसको संरक्षित रख सकते हैं। लेकिन इसको हटाना क्यों पड़ा? हटाना इसलिए पड़ा क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लगा रही है, अपना एयरपोर्ट बनाना चाहती है, खेल का मैदान बनाना चाहती है, देश के विकास के लिए, नवयुवक को आगे बढ़ने के लिए, रोजगार पैदा करने के सड़कें बनाना चाहती है, ठीक है, फैक्ट्रियाँ लगाना चाहती है, रेलवे ट्रैक बिछाती चली है, 100 किलोमीटर पीछे वो ट्रैक बिछा कर चली आ रही है, और किसी के विश्व भर की ज़मीन बची है तो वो कह रहा है नहीं, हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। कि इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारी ज़मीन एक मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार का कोई भी हनन नहीं कर सकता, आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। इसलिए इस समय 1978 में जो गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई की, तो आर्टिकल 31 संपत्ति से वंचित, आर्टिकल 31 में यह कहा गया तो आपसे संपत्ति से वंचित नहीं हो सकता, संपत्ति आपसे कोई छीन नहीं सकता है। कोई भी कानून, देश कोई भी अड़ोसी पड़ोसी कोई भी नहीं छीन सकता है। ये था संपत्ति से, आर्टिकल 31 संपत्ति से वंचित, ठीक, जिसको 44 संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी उस समय
संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार हुआ करता था, मौलिक अधिकार को हटाकर अब कानूनी अधिकार रख दिया गया है, जो कि ये कहा गया क्या कि 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार थे। तो ये दिमाग में आया कि अरे अगर 12 से 35 में 31 से हम हटा रहे हैं, 35 में कहीं ABC करके जोड़ रहे हैं, तब भी मौलिक अधिकार रह जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री जी, अगर आप 12 से 35 के बीच में कहीं भी रख रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं ABC करके, ठीक है, सेक्शन सब सेक्शन कुछ भी करके रख रहे हैं, तो वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा तो मुझे उस व्यक्ति को, आए हुए व्यक्ति को मुझे उसकी सुरक्षा देनी ही पड़ेगी। इसलिए आप इसमें कुछ हस्तक्षेप कर नहीं सकते हैं। इसलिए मोरारजी देसाई ने कहा चलो कुछ ऐसा करते, इसको इतनी दूर फेंक दो, इतनी दूर उठाकर फेंक दो कि कोई इसके बारे में सोचे भी ना। तो इसलिए उन्होंने उठाया अनुच्छेद 31 को उठाकर अनुच्छेद 300 का में डाल दिया। कहाँ पे? अनुच्छेद 300 का में। तो वही 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार, जो हमारा संपत्ति का अधिकार या संपत्ति से वंचित का जो अधिकार था मौलिक अधिकार, वो हमारा कानूनी अधिकार हो गया। कानूनी अधिकार मतलब अब इसमें अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट ना भैया ना, हम कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का अगर आपका हनन हो रहा है, आपके सामने किसी का हो रहा है, तो आप अपना या अपने साथी को ले जाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिटायर कर सकते हैं या हाई कोर्ट में। तो जब सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया अब मेरे बस में नहीं, क्योंकि अभी मौलिक अधिकार नहीं है, अभी कानूनी अधिकार हो गया, 300 का में पहुँच गया। इसलिए आप देखिए, पढ़िए। तो इसलिए फिर उसको इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी क्लास पढ़ लीजिए पंकज सर की, ताकि आप कभी भी भ्रमित ना हो, लोगों के तरह बेतरह की बातों में ना फंसे, ठीक, उलझुल टाइप की। इसलिए 300 का में रख दिया जाके, जो कि कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार में अब आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ अगर अब आपकी ज़मीन कोई पड़ोसी छीन रहा है, गवर्नमेंट कर रहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ भी कर रहा है, पड़ोसी छीन रहा है, मार रहा है, काट रहा है जमीन संपत्ति, तो आप जाइए हाई कोर्ट जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, वहाँ से आपको वो संरक्षण देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मौलिक अधिकार के दायरे से हटा दिया गया। तो इसलिए 19F, 19(6) और 31 ये हटा दिए गए। अक्सर ये जो हमने पूछ लेता है निम्नलिखित में से 19 कौन सी स्वतंत्रता का समाप्त कर दी गई है मौलिक अधिकारों से, तो 19(6) या 19F या 19(4). वहीं पर फिर पूछ लिया जाता है किस अनुच्छेद को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है, तो अनुच्छेद 31 को हमारे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। ठीक, तो अब तक उम्मीद करते हैं आगे समझ में आया। तो मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी तो यही एक अच्छा काम किया गया था। बाकी जैसी तैसी गवर्नमेंट चलती रही, कुछ बोलना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारे भूमि संपत्ति अधिकार, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों से हटाकर एक कानूनी अधिकार के दर्जे में रख दिया गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, आपने टोटल 5 स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिए, मौलिक अधिकार पढ़ लिए। ये छठा ये था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकारों के दर्जे से हटा दिया गया है, उसके वर्ग से हटा दिया गया, इसलिए अभी कानूनी अधिकार था। पढ़ाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसके जवाब दे सकें। तो आप देखिए आपने क्या क्या पढ़ रहा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे हम एक बार फटाक से चलते हैं। क्लियर? देखते हैं। हमने पढ़ रखा है मौलिक अधिकार कहाँ है भैया, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक, ये कहाँ से, 12 से 35 में। क्लियर? 12 से 35 में है। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है, 12 में है राज्यों की परिभाषा दी गई है, 13 में ये कहा गया है कि संसद कोई भी कानून बनाए, लेकिन ऐसा कानून बनाना है जिससे कि हमारे संविधान के ढांचे को किसी प्रकार कोई क्षति न पहुंचे। इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर संविधान बनाना चाहिए। 13 में, 14 से कहाँ तक, 14 से 18 तक आपको क्या है, 14 से 18 तक आपका क्या है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ठीक, उसके बाद 14 में क्या है, 14 में समानता का अधिकार है। 15 में क्या है, 15 में आपका जन्म, जाति, धर्म, इन सब चीज से आपको वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जन्म स्थान, इन सब तरीक़ों से। जैसे आप देश में घूम रहे हैं, अब आपसे कह दिया गया कि कोई विदेशी आ गया तो विदेशी को, हाँ अभी आगे बताएं कौन कौन से अधिकार नहीं, केवल भारतीयों के लिए हैं। ठीक, वहीं से फिर 15 में, 16 में लोक नियोजन का अधिकार, 17 में अस्पृश्यता छुआछूत, 18 में कोई राजा महाराजा कोई नहीं, सभी समान है, इक्वालिटी, समानता। इसीलिए फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22,
19 में स्वतंत्रता का अधिकार टोटल 7 मूल संविधान में, हमारा जब मूल संविधान बना था उस समय 7 स्वतंत्रता का अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 है। कौन सा हटा दिया? 19F या 19(6) या 19(4) हटा दिया गया। 20 में क्या था? आपकी गिरफ्तारी से संबंधित था। 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार था उसी में, और 21 का में शिक्षा का अधिकार रख दिया गया है। 22 में अब वही सब, मतलब इतने समय के अंदर अगर आपको गिरफ्तार किया, इतने समय के अंदर आपको कि 24 घंटे के अंदर जज की सामने उपस्थिति, ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ था, ठीक, रखते चलिए। फिर उसके बाद 23 से 24 में शोषण का अधिकार था। शोषण 23 में क्या था? बलात्श्रम, दास प्रथा, मतलब दासवास नहीं बना सकते, बेगारी नहीं करा सकते आप किसी से, ठीक है। 24 में क्या था? 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी खतरनाक फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते आप, यही था, ठीक। अगला 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। धार्मिक स्वतंत्रता 25 में कौन सी स्वतंत्रता थी? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता थी। 26 में क्या सी स्वतंत्रता थी? 26 में आपकी सामूहिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी। 27 में क्या था? 27 में यह था कोई भी टैक्स वैक्स अगर वसूला गया तो उसको एक किसी पर्सनली किसी चीज़ में नहीं, सामूहिक रूप से उसको आप खर्च कर सकते हैं। 28 में क्या था? 28 में यह था कि आप कोई भी मंदिर मस्जिद के लिए आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसके लिए आप खर्चा कर सकते हैं, स्थापना ये सब सारी चीज़ें थी, ठीक, ये था। फिर 29 से 23 में क्या था? शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, संस्कृति, ठीक। इसमें क्या था? 29 में था कि आप किसी भी गवर्नमेंट संस्था में, स्कूल कॉलेजेज में किसी धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दे सकते स्पेशली। लेकिन वहीं पर 23 में क्या था? 23 में था कि अगर मिनॉरिटी मेजॉरिटी के बीच में फंस रही है और उसको अच्छा नहीं लगे तो मिनॉरिटी अपने लिए कुछ संस्थान खोलेगी जिसका खर्चा गवर्नमेंट भुगतान करेगी, ये था 30। 31 में संपत्ति एवं अधिकार पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 32, अनुच्छेद 32, उपचार, संवैधानिक उपचार। तो इसका अब हम अध्ययन कर रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का, ठीक। तो ये रहे हमारे मौलिक अधिकार। तो ये भाग 3 में आज हम संवैधानिक उपचारों का अध्ययन करते आगे। संवैधानिक उपचार अर्थात रेमेडीज को संविधान की आत्मा कहा गया है। इतना बड़ा आपका शरीर है, अगर इस शरीर से आपकी आत्मा हट जाए, निकल जाती है, तो शरीर बेकार हो जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि अगर अनुच्छेद 32 हट गया तो संविधान की आत्मा हट जाती है? तो चलिए इसी चीज़ का हम जिक्र करते हैं, इसी चीज़ के बारे में जानते हैं। संविधान 32 को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान के हृदय कहा जाता है, हार्ट, संरक्षक, प्रोटेक्शन, ठीक। मतलब संविधान अनुच्छेद 32 ही आपको संरक्षण देता है, दे रहा ना, क्या मतलब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये कौन? अनुच्छेद 32 को, तभी तो संरक्षण है। आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा, संरक्षा, प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? अनुच्छेद 32 दे रहा है, ठीक। इसीलिए इसको आत्मा और हृदय कहा गया है। अगर ये हट गया तो आपके संविधान, आपके अधिकारों का हनन हो जाएगा, क्योंकि आपको कितना भी मौलिक अधिकार दे दिया जाए, अगर आपसे कह दिया जाए कि आप राजा की गद्दी में बैठो, ठीक है, बैठ गए, लेकिन अगर आपसे ये ना कहा जाए कि अगर राजा की गद्दी से आपको कोई हटा रहा है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अगर कोई शक्तिशाली आदमी हो वो तो आपको हाथ पकड़ बाहर फेंक देगा, आप खुद बैठ जाएगा। इसीलिए आपके अधिकारों से कोई हनन न कर सके, ठीक, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आपके मौलिक अधिकारों के, आपकी बोलने की आज़ादी में, आपके रहन सहन में, आपके संपत्ति के अधिकार में, वो तो वह खैर हट गया, उसको हटाइए। बाकी सब चीज़, समानता में, आरक्षण में, माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी, इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान दिया गया कि आपकी जाति पाति, धर्म, लिंग भेद, स्थान, इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान देकर, मतलब इन सब चीज़ों का अगर आपका हनन हो तो आप कहाँ जाएंगे, किससे शरण लेंगे, किससे संरक्षण मांगेंगे भैया? तो इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान रखा गया और ये अनुच्छेद 32 में ले जाकर रख दिया गया है। संवैधानिक उपचार यानी ट्रीटमेंट, यहाँ पर आप उस व्यक्ति के खिलाफ ट्रीटमेंट उसका करवा सकते हैं कि भैया ये रहा है, हमका फैक्ट्री माने इनके यहाँ काम करी तरह उनका पैसा कम दे रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। वेजेस, ये सब चीज़ों को इस्तेमाल किया गया। 14 वर्ष के बच्चे के साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, कोई जाति कर रहा है, बलात् का इस्तेमाल कर रहा है, ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया इसमें, तो इसीलिए इसको संविधान की आत्मा कहा गया, संवैधानिक उपचार कहा गया है, रेमेडीज, ठीक। तो इसको क्यों कहा गया है?
इसको इसलिए कहा है कि संविधान में मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला ये मूल अधिकार है। मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला ये मूल अधिकार है। इसीलिए ये क्या है? संवैधानिक उपचार है। इसीलिए ये संविधान की आत्मा है, इसीलिए संविधान का हार्ट है, इसीलिए ये संविधान का हृदय है, इसीलिए ये संविधान का शोल है। समझ गए? यही चीज़ देखिए, इसमें न्यायिक कार्रवाई, रिट, आप ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी आप डायरेक्ट कोई भी आदेश सुप्रीम कोर्ट से ले जाकर के पास जारी कर सकते हैं, रिट अपनी किसी के भी खिलाफ, अपने अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके मान सम्मान की क्षति हो रही है, तो इसीलिए इसको संविधान की आत्मा किया गया और कोई बात नहीं। इसीलिए हाँ, फिर यहीं से अगर आपसे पूछा संविधान की आत्मा किसे कहते थे? अनुच्छेद 32 को। संविधान के हृदय किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को। संविधान की रीढ़ किसे कहते हैं? अनुच्छेद 19 को। संवैधानिक कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। ठीक, ये सब चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती है। ठीक है। अब न्यायिक कार्रवाई यानी रिट कितने प्रकार की होती है? रिट 5 प्रकार की होती हैं। ठीक, 5 प्रकार की होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध और परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के आपके संवैधानिक उपचार में रिट यानी ऑर्डर आपको दिया गया, आपको आदेश दिए गए, आपको अधिकार दिए गए हैं, जिनके से आप किसी दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। ये आपका संवैधानिक, ये आपका मौलिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार से साथ साथ मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार का आपका हनन हो रहा है, तो आपको सब चीज़ें करनी है। तो चलिए देखते हैं 5 प्रकार के हमारे न्यायिक कार्यवाहियाँ हैं, वो 5 प्रकार कौन कौन सी हैं, कैसे वो काम करेंगी, इन सभी पर हम विशेष अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपकी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश बोलते हैं हाबियस कॉर्पस। हाबियस कॉर्पस, हाबियस कॉर्पस। ठीक, हाबियस कॉर्पस एक एक्चुअली में क्या है, एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। सशरीर प्रस्तुत करना, जैसे आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में उपस्थित करना है, तो आपको सशरीर उपस्थित करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण इंग्लिश होते हैं टू हैव द बॉडी, अर्थात सशरीर प्रस्तुत करना। क्लियर? चलिए, और इसके अंतर्गत कहा गया है कि 24 घंटे के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए हुए व्यक्ति को आप उपस्थित करें सशरीर। ठीक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और ये कैसी स्वतंत्रता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अब देखिए, समझने की कोशिश करें कैसे। अर्थात ये है कि जैसे आपने कोई गलत काम किया है, ठीक, तो पुलिस वारंट लेकर आएगी आपके खिलाफ। वारंट तब लेके आई कि छोटा मोटा काम है तो आपके खिलाफ वारंट लेके। आपने कोई बड़ा काम कर रखा है, बड़ा धमाका कर दिया है, आग लगा दिया किसी बस्ती में, या और भी कोई ऐसा बीच चौराहे में किसी को मार काट शुरू कर दिया है, कोई ऐसा आंदोलन, हिंसक आंदोलन आपसे शुरू कर दिया है। इसलिए ऐसी चीज़ों के लिए जिसमें ये डर रहता है कि इंसान और भी आगे खतरा तुरंत कर सकता है, इसलिए उस समय वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। उस वक्त पुलिस तुरंत आकर आपको गिरफ्तार लेकर करके चली जाएगी। ठीक, तो उस वक्त ये पता है हर एक व्यक्ति को, अगर पुलिस ले गई है तो 24 घंटे के अंदर अगर वो जज साहब के सामने आपको उपस्थित नहीं कर रही है, यानी उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार जिसको किया गया है, तो पुलिस उसको मार मार के भूसा बना देगी, उसके अंदर भूसा भर देगी। तो इसलिए ये सिंपल से चीज़ें बताई गई हैं कि आईपीसी के बाद सीआरपीसी, अर्थात सीआरपीसी के अंतर्गत ये बातें की गई हैं कि 24 घंटे के अंतर्गत उस व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये व्यक्ति की है कि 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस उसको नहीं उपस्थित कर रही है तो फिर आप पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, या पुलिस आपको छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएगी। इसीलिए अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो उसमें आने जाने का समय, ठीक है, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप ने कोई कांड कर लिया है और आप जाकर बम्बई पहुंच गए, तो उत्तर प्रदेश पुलिस पहले उत्तर प्रदेश से बम्बई जाएगी, ठीक है, बम्बई में आपको पकड़ेगी, वहाँ से आएगी, तो इस बीच का जो भी समय है वो नहीं जोड़ा जाएगा।
जब आपको पकड़ कर ला रहे हैं और थाने में ले जाने एंट्री टाइम जो होता है, एंट्री टाइम जो है उससे लेकर एग्जिट टाइम तक, यानी एंट्री टाइम से लेकर वहाँ उपस्थित करने के बीच का जो समय है, अब जैसे आपकी एंट्री हुई और एग्जिट हुई, ये समय हो गया, तो देखा गया अच्छा हाँ इतने बजे अंदर ले गए थे, इतने बजे बाहर ले आ रहे हैं, 7-8 घंटे हो चुके हैं, अभी 24 घंटे का टाइम है, तो अब यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं थाने से, कोर्ट के लिए ले जाएंगे, तो कोर्ट के लिए ले जाएंगे, तो यहाँ से यानी थाने से लेकर सपोज दैट कि आपको मालूम है कि मेरे थाने से जो कोर्ट है जहाँ पे इसको उपस्थित करना है, जज साहब के सामने लेकर जाना है, उसके बीच का जो सफ़र है 2 घंटे का है। तो अब आपके दिमाग में है कि अगर हम 17-18 घंटे के बाद इसको ले जाएंगे तभी हमारा से काम हो जाएगा। सपोज दैट आप 21-22 घंटे यहाँ हो गए, फिर भी आप सोचें, लेकिन आप निकले और रास्ते में जाम लग गया, तो अगर जाम लग गया है तो आपका टाइम कलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ से वो सारा टोटल जो समय तो 24 घंटे का होता है। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है, नहीं तो पुलिस मार मार के हुलिया डाउन कर देती है। यह 24 घंटे गिरफ्तारी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है व्यक्ति की कि आप अपना वकील रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं रख सकते हैं, जज साहब पूछेंगे कहो हो आप अपना वकील रख सकते हो, नहीं रख सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम किसी के अपना वकील रख सकें। तो वकील फिर जज साहब की ड्यूटी है कि आपको एक सरकारी वकील देंगे, और सरकारी वकील अगर आपको मिल गया तो आप ये मान लो कि आप केस हार गए हैं, क्योंकि सरकारी वकील आपसे पैसा लेगा नहीं, इसलिए आगे के लिए काम करें, मन लगा करें। बहुत अपवादे काम है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बड़े बड़े वकील बहुत हैं, जो ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो कि पैसे न लेकर आपके लिए काम करें, जनता के लिए काम करें, गवर्नमेंट का पैसा लेकर, ठीक। तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें एक चीज़ और है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध यहाँ काम नहीं करता है। मैंने आपको बताया था ना, निवारक निरोध क्या है बताएं आप लोग, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक। प्रिवेंटिव डिटेंशन अर्थात कोई भी गलत काम होने का अगर शंका है तो उससे पहले आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या नज़र कैद कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर पता चल गया कि हम बच्चों के आंदोलन के साथ खड़े हैं और कोई भी पुलिस को इस चीज़ का शक हो गया कि यहाँ पर कोई गलत काम हो सकता है, तो पुलिस आएगी, मुझे कस्टडी में लेकर रख लेगी कि चलिए पंकज सर, आपकी वजह से ये घटना घटने के आसार हैं, इसलिए आप पहले मेरे गिरफ्तारी में आ जाइए, ठीक है। तो ये निवारक निरोध में काम नहीं करते, अक्सर पूछ लिया जाता है, पर यह लागू नहीं होता है, नहीं होता है या नहीं लगता है, ठीक। निवारक निरोध पर लागू नहीं होता है, नहीं लगता है, ठीक। तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो क्या आपको मैंने बताया था बंदी प्रत्यक्षीकरण में कि लोगों नज़र कैद किया जाता है, उसके पहले गिरफ्तार कर लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में 24 घंटे का सिस्टम नहीं है, यहाँ पर आपको 3 महीने तक पुलिस रख सकती है अपनी कस्टडी में, ठीक। उसके बाद अगर पुलिस को लगे कि नहीं आपसे भी खतरा है, पुलिस पूछेगी जज साहब इसको छोड़ दिया जाए, तो जज साहब फिर बात करेंगे, कहेंगे अरे अच्छा अभी इस व्यक्ति से खतरा है समाज को, नहीं अभी नहीं, 3 महीने रोको। तो उसमें कोई लिमिट नहीं है इसकी, मिनिमम 3 महीने तक है। 3 महीने के बाद फिर पूछा जाएगा, जांच पड़ताल पूछताछ होगी, पुलिस वाले पूछेंगे जेलर महोदय, तो अगर उनको लगे कि नहीं इसको नज़र कैद या गिरफ्तार करके रखा गया तो हटाया जाए, छोड़ा जाए, ये सब चीज़ों पे अगर लगे कि नहीं अब माहौल ठीक है, इनकी वजह से कोई किसी प्रकार की गलत गतिविधि होने की शंका नहीं है, तो आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपको 3-4 महीने के लिए पुनः फिर आपको रख लिया जाएगा। तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण हाबियस कॉर्पस, ठीक है, मतलब आप गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर उपस्थित किया जाए। ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं, ठीक। परमादेश अर्थात मैडमश, परमादेश का अगर आप हिंदी अनुवाद करेंगे, विच्छेद करेंगे, परम आदेश, परम धनादेश अर्थात सर्वोच्च का आदेश, ऑर्डर, सुप्रीम ऑर्डर, ठीक। एक ऐसा आदेश जिसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता, अगर ऑर्डर हो गया इनको बर्खास्त कर देंगे। वी कमांड, हम आदेश देते हैं, मतलब परमादेश का अर्थात हम आदेश देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि ये होना चाहिए तो होगा, अन्यथा आप डिसमिस कर दिए जाएंगे। पब्लिक ड्यूटी के लिए ये चीज़ें काम करते हैं। अब जैसे सपोज दैट आप जा रहे हैं और रोड पे, सड़क पे जांच लगी है गाड़ी की, ठीक है, पुलिस वाले बैठे हैं, तो वहाँ पर कोई कांस्टेबल आ गया, ओ चलो कागज़ दिखाओ, पत्र दिखाओ, कागज़ पत्र दिखाया आपने, तो ये जो है ना, अगर वो आपका चालान काटने लगा,
सिपाही चालान काटने, तो सिपाही चालान काटे ये अधिकार नहीं दिया गया है। अधिकार चालान कौन काट सकता है आप जान लें, ASI, SI या आई। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर सबसे यानी 1 स्टार वाला, कम से कम सिंगल स्टार अधिकारी जो होगा वो आपका कम से कम सिंगल स्टार यानी ऑफिसर रैंक का जो सबसे छोटा यानी अधिकारी रैंक का वो कर्मचारी होना चाहिए, वो आपका क्या कर सकता है, चालान काट सकता है। अन्यथा आपके चालान कोई भी कांस्टेबल नहीं काट सकता है। अगर कांस्टेबल आपका चालान काट रहा है तो आपका अधिकार है परमादेश, ये परमादेश है। अब पुलिस ने रोक लिया तो अब आपके पास अधिकार है कि आप पूछ सकते हैं कि बताइए आपके ऑफिसर कहाँ है, आपका सीनियर कहाँ है, दरोगा साहब कहाँ है जो हमारा चालान काटेंगे। तो बताएगा तो देखेंगे दरोगा साहब किसी कुरिया में बैठे पान खाते होंगे या टुन्न को पड़े हों, तो उस समय फिर आप अगर ये कार्रवाई कर सकते हैं कि आपका आदेश है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि अगर कांस्टेबल ने आपका चालान काट दिया है तो कांस्टेबल कागज़ पत्तर नहीं चेक कर सकता है, नहीं चालान काट सकता, वो केवल आपको रोक सकता है। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी, अगर वो रोक रहा तो आप रुकें। ठीक, देश के प्रति कुछ आपके कर्तव्य हैं, कुछ आपकी ड्यूटीज़ हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट आदमी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसलिए उसको ड्यूटी दी गई है कि अगर आप नहीं रुकेंगे तो आपके साथ वो गलत कार्रवाई कर सकता है। उस वक्त आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, भनन हो रहा है, छनन हो रहा है, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप ऑलरेडी गलत हैं। इसलिए आप देश का सहयोग करें, देश के काम में हाथ बटाएं, इससे देश आपके लिए जो सरकारी सुविधाएं दे रखे हैं वो आपके साथ विधिवत काम करते रहेंगे। अन्यथा अगर आप ही देश के साथ आपके कर्मचारियों के साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं रखेंगे तो आपके साथ नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं, उनको हज़ारों लाखों लोगों को डील करना होता है। एक दिन में हज़ारों सैकड़ों लोगों को उन्हें डील करना होता है। तो आपको 4 लोगों को आप डील करते हैं एक दिन में तो आपका दिमाग भन्न मार जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें आपके लिए, अब जैसे स्कूल में है, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन शिक्षा नहीं हो रही है, और शिक्षा हमारा संवैधानिक है, हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक, तो आप कार्रवाई कर सकते हैं कि जैसे मैडम जी आई हैं और स्वेटर बुन रही हैं, मास्टर साहब पेपर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, तो आप वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाकर या परम आदेश आएगा वहाँ से प्रिंसिपल के नाम, वहाँ से डायरेक्ट कि प्रिंसिपल साहब आपके यहाँ ये मास्टर साहब के खिलाफ एक कार्रवाई आई है और इस पर हम एक्शन लेते हैं। अगर इनके रीज़न क्या है, रीज़न आप दो, क्यों स्वेटर में नहीं थे, क्यों पढ़ाई नहीं हो रही थी, क्या रीज़न था। अगर प्रिंसिपल साहब रीज़न नहीं दे पाएंगे उन मास्टर साहब का, तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो पूरे स्टाफ को डिसमिस कर सकता है और वो परम आदेश है, उसके बाद आके कार्रवाई कहीं सुनवाई नहीं होगी आपकी। ठीक है, इसलिए जो भी सरकारी टीचर हों या सरकारी एम्प्लॉय हों वो ध्यान देकर इस चीज़ को पढ़ लें मेरी क्लास में, ताकि उनके साथ कभी उनका भविष्य अंधकारमय ना हो जाए। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, वहीं पर राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होता परम आदेश। राष्ट्रपति राज्यपाल पर परम आदेश लागू नहीं होता है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राष्ट्रपति आराम कर रहे हैं तो नहीं, कोई अब सुप्रीम कोर्ट महोदय देखो राष्ट्रपति हमारे आराम कर रहे हैं, वैसा नहीं है। ठीक, राज्यपाल पर भी नहीं। राज्यपाल क्या राज्य की पहली इकाई है, राष्ट्रपति हमारे देश की पहली इकाई होती है। ठीक है, तो इनके साथ ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। इनके मान सम्मान देश की पहली इकाई है, देश के साथ का मान सम्मान क्षति होगी, इसलिए इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया है हमारे संविधान निर्मात्री समिति द्वारा। ठीक है, तो ये था परमादेश। परमादेश था परम आदेश, सर्वोच्च अधिकार, सुप्रीम ऑर्डर, सॉरी। ठीक, देखो तो इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान देकर दिया गया है। तो पब्लिक ड्यूटी के तहत अगर कोई अपना ड्यूटी निभा नहीं रहा है जो टाइमिंग है तो वहाँ पर आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर असंगठित क्षेत्र में आप नहीं कर सकते हैं। असंगठित क्षेत्र होते जैसे कि प्राइवेट कंपनी जितनी होती है असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। रीज़न ये है कि वहाँ पर जहाँ सभी नहीं, छोटे मोटे जैसे कि ना आने के टाइम है, ना जाने का टाइम है, ना छुट्टी का टाइम है, लेकिन काम से मतलब उन्हें होता है कि उन्हें काम चाहिए। आप 8 बजे आए, आप 10 बजे आए, आप 2 बजे आए, बशर्ते आप काम दें। बल्कि गवर्नमेंट या संगठित क्षेत्र या सरकारी क्षेत्रों में, गवर्नमेंट एरियाज में ये सारा सिस्टम होता है कि आप 8 से 5 या 8 से 12 जो भी 8 घंटे की ड्यूटी देनी होती है या 12 घंटे की ड्यूटी देनी होती है, तो वहाँ पर आपको ड्यूटी देनी है। और ड्यूटी देनी है तो फिर वहाँ पर
अगर आप ड्यूटी पर काम नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया है, समझ गए। तो ये है परमादेश। अधिकार परीक्षा अर्थात इसको इंग्लिश में, ये लैटिन भाषा में क्यों वारंटो बोलते हैं। वारंट अर्थात आदेश। किस वारंट पर, अर्थात किस कर्मचारी पद की सर्वोच्च जांच, संवैधानिक जांच। जैसे कि एक आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं, और रेलवे में यात्रा कर रहे हैं तो अक्सर आप देखते हैं ट्रेनों में पुलिस वाले आ जाते हैं टिकट चेक करने। तो अगर आप टिकट से चेक करने के दौरान पुलिस वालों को ना दिखाएं तो पुलिस वाले क्या है, आपको उतारवा लेते हैं। इसलिए लोग चाहते हैं कि 100 रुपये टिकट दिखा दो, या टिकट नहीं है तो पैसे दे देते हैं उनसे बचने के लिए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये पुलिस वाले का अधिकार नहीं, अधिकार है टीटी का। ट्रेन में टिकट चेक करने का अधिकार, रेलवे में टिकट चेक करने का अधिकार टीटी के एक पोस्ट है, उसको एक अधिकार दिया गया है। किसी पुलिस वाले, किसी आरा गहरा नत्थु खरा को नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि लोग, ये पुलिस वाले इन सब चीज़ों का गलत उपयोग कर लेते हैं, गलत में मायने निकाल लेते हैं, खुद ही टिकट चेक करने लगते हैं कमाई के जरिए। तो इसलिए वहाँ पर आपके पास ये अधिकार है कि उस पद की जांच के लिए, उस पद के जो पद है उस संवैधानिक पद की जांच के लिए आप अधिकार परीक्षा अधिकार पूछ सकते हैं। आपको पूछने का अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट चिट्ठी लिखेगा, हाँ बताओ क्या रीज़न है कि तुम उससे मांग रहे थे, उससे टिकट मांग रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर ड्यूटी, वहाँ पर नौकरी ख़त्म होने के चांस रहते हैं, नौकरी समाप्त हो जाने, नौकरी बर्खास्त कर दी जाएगी आपको नौकरी पद से, ठीक है। इन सब चीज़ों से बच के रहें। आप जैसे हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि एक स्वीपर आया, झाड़ू लगा रहा है, और थोड़ी देर में किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया, और उसको इंजेक्शन लगा दिया, तो आप वहाँ बैठ के फ़ोटो खींच सकते हैं। क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आपसे वो मांगेगा, प्रमाण मांगेगा कि प्रूफ दीजिए कि क्या आपके पास प्रूफ है कि ये झाड़ू लगाने वाला इंजेक्शन लगा रहा था, तो आप उसको प्रूफ दिखाएं। तो फिर वहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आप अर्जी आप दायर करोगे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने उसकी पेशी होगी। तो जब पेशी होगी तो उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम इंजेक्शन क्यों लगा रहे थे, तुम एक स्वीपर होकर किसी की, क्योंकि यह प्राणियों न्यायिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में दिया गया आपको कि आपके प्राणियों न्यायिक स्वतंत्रता का आपको अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार है, ठीक है। तो वहाँ पर आपके प्राणों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके शरीर के प्राण के साथ, तो किसी के प्राणों के साथ खिलवाड़ हो, इसी का भी अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार में। इसलिए आप इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आप लिखोगे तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, बताओ स्वीपर महोदय काहे तुम इंजेक्शन लगा रहे थे, तुम्हें पता है। फिर वहाँ पर जो कमांडर होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उससे पूछेंगे, बताओ डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी कि आपको एक स्वीपर से इंजेक्शन लगवाना पड़ा पेशेंट को। अगर उसको नुकसान कर जाता है, उसको कोई बैड इफेक्ट हो जाता है, उसकी जान मान चली जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या। तो फिर डॉक्टर साहब अगर कहेंगे कि नहीं इनको अनुभव है इंजेक्शन लगाने का, तो चलो तब तो फिर ठीक है इंजेक्शन है, लेकिन आप क्या कर रहे थे, आपका स्टाफ क्या कर रहा था। तो अगर वो कहेंगे नहीं हमारे पास स्टाफ कम है, तो अच्छा स्टाफ कम है इसलिए उसने इंजेक्शन लगाया, लेकिन उसको इंजेक्शन लगाने का अनुभव है, लेकिन इंजेक्शन से कोई बैड इफेक्ट नहीं, उसकी प्राण वाण नहीं गए, चलो ठीक है, चलो अपना स्टाफ बढ़ाओ, लिख के भेजेगा, क्योंकि उसने जांच कर ली है, ठीक। वही संवैधानिक पद की जांच हो जाएगी, कर्मचारी पद की संवैधानिक जांच, यही है सिस्टम, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप गलत ठहरा गए तो फिर आप डिसमिस कर दिए जाएंगे, समझे। इसी सब चीज़ों का विशेष यही, इसीलिए तो संवैधानिक उपचार कहा गया इसको। आप लिखित, अब जैसे कोई आपको पता है कि आपके गांव का कोई बच्चा है, उत्तर प्रदेश का है, लेकिन वो एमपी से भर्ती देख रहा है, भर्ती हो गया, तो आप ये जांच लिख सकते हैं और ये आप पूछ सकते हैं किस अधिकार के तहत वो एमपी से भर्ती हुआ। फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय वहाँ से लेटर भेजा जाएगा जिस बटालियन में होगा कि देखो भाई ये तुम्हारे लड़का भर्ती हुआ है, ये गलत तरीके से भर्ती हुआ, देखो इसकी जांच पड़ताल अगर सही निकल गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं निकल गया तो फिर वहाँ पर जितनी भी तनख्वाह उनका, जितनी भी सहूलतें आपने फैसिलिटीज उठाई है, वो सारी भरपाई को उसके 4 गुना और भरपाई करनी पड़ती, और भरपाई के अलावा कहो आपको जेल हो जाए, आपको कारावास करार दिया जाएगा। तो इसलिए आगे कागज़ वागज रिजेक्ट कर दिए जाते सारे कि आप किसी भी सरकारी नौकरी नहीं देख सकते कोई भी। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बच कर रहें। तो ये है अधिकार परीक्षा। किस वारंट पर, वारंट यानी किस आदेश पर, वारंट अर्थात आदेश, ऑर्डर, ये सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो कर्मचारी पद की संवैधानिक जांच के लिए अधिकार परीक्षा ये एक रिट है, ये भी ठीक है। अगला
अगला है प्रतिषेध अर्थात प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का अर्थ होता है टू स्टॉप यानी रोक देना, ठीक। फॉरबिड या स्टे ऑर्डर, स्टे ऑर्डर मीन्स क्या होता है, रोक देना। जैसे कोई भी कार्रवाई हुई आपके खिलाफ, आप घर मकान बना रहे हैं और किसी ने स्टे ऑर्डर ले लिया, तो क्या है, उसको रोकना पड़ता है, पुलिस आगे रोक देगी कि भैया अब आपके पास आप ये स्टे ऑर्डर है, आप रोकिए, आप अपने हिसाब से कार्रवाई कीजिए, आप अपना काम शुरू कराने के लिए फिर से ऑर्डर लेके आइए, तब आप शुरू करा सकते हैं, क्योंकि महोदय आपके खिलाफ पार्टी ने स्टे ऑर्डर ले रखा है, इसलिए आप इसके आगे काम नहीं कर सकते, यानी रोक देंगे स्टे ऑर्डर, ठीक। तो इसमें क्या होता है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को वर्क को रोकने का ऑर्डर देता है। वही चीज़ मतलब जैसे जो छोटी अदालतें हैं, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को रोक सकती, कोई भी गलत काम हो रहा है या कोई स्टे हो गया तो उसको रोकने के लिए प्रतिषेध यानी ये गलत हो रहा है, इसको रोकिए, ये सब ऑर्डर क्या है, हाई कोर्ट यानी सीनियर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे सकते हैं, जूनियर कोर्ट को, ठीक। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी सेशन कोर्ट पड़ते हैं, यही सारे कोर्ट होते हैं, ठीक। तो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के वर्क को रोकने का ऑर्डर देता है इसके अंतर्गत, प्रतिषेध के अंतर्गत। ये देखिए आप ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हाई कोर्ट से आप या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपके कोई खिलाफ पार्टी स्टे ऑर्डर लिया है और वो स्टे ऑर्डर आप दिखाओगे, देखो ये हमारे काम के खिलाफ ये स्टे ऑर्डर ये लगा है, इसने दिया है, तो आप उसके ऊपर जाएंगे, तो फिर हाई कोर्ट कहेगा नहीं भाई ये आप गलत कर रहे हैं, आप इसको रोकिए, स्टे ऑर्डर गलत दिया है, तो वहाँ पर उसको रोक सकते हैं, ठीक है। ये है क्या, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, टू स्टॉप यानी फॉरबिड यानी रोक देना, स्टे ऑर्डर, समझ गए। तो ये था इसमें सिस्टम, यानी कि अपर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को कोई भी गलत काम करने से रोक सकती है, प्रतिषेध कर सकती है, पर प्रोहिबिशन, ठीक, ये सारा सिस्टम। अगला है उत्प्रेषण। दोनों में बहुत कम अंतर है, देखिएगा अंतिम और पांचवा रिट या आदेश, जिसमें कि उत्प्रेषण सर्टियोररी, ठीक है। सर्टियोररी क्या है, मतलब पूर्णतया सूचित कीजिए, कहने का तात्पर्य है अगर कोई लोअर कोर्ट कोई भी आदेश ऐसा दे दे, मतलब फैसला सुना दे और अपने दायरे से आगे हो, उसके दायरे में ना हो, तो उसके बावजूद उसने फैसला सुना दिया हो, जैसे कि आप देखते हैं अपने गांव घर में भूम से रिलेटेड घर बनना, दीवार बनना, कोई विपक्षी पार्टी आएगी उसने रोक दिया, तो हमारे पुलिस वाले आ जाते हैं रोक लें, जबकि पुलिस वालों को कोई अधिकार नहीं भूमि संपत्ति। यहाँ पर राजस्व का केस हो जाता है और राजस्व के केस में लेखपाल आता है, कानून गो आता है, वो आकर आपको कार्रवाई रुकवा सकते हैं, काम को रुकवा सकते हैं, तो वहाँ पर रुका माना जाएगा। नहीं, पुलिस आ जाती है रोक देते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली में किसके दर्जे में आता है, किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए पुलिस हर जगह तरह बेहतर तरीके से अपना पैसा हटने का काम करती रहती है और आप देते रहते हैं, क्योंकि आप दे रहे हैं इसलिए वो ले रही है, ठीक है। तो पूर्णतया सूचित कीजिए, अगर किसी प्रकार से लोअर कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया है, वहाँ पर उसने फैसला नहीं सुनाया था इसके तरीके से प्रतिषेध में ये था कि वो कोई भी अपने दायरे से बढ़कर कोई ऐसा काम करने जा रही है, तो उसके खिलाफ आपने कार्रवाई इसके ऊपर वाले कोर्ट में कर दिया, तब उसको वो रोक रही थी। यहाँ पर तो फैसला ऑलरेडी कंप्लीटली हो चुका है, तब ये कहा पूर्णतया सूचित करते हैं, टू सर्टिफाइड कीजिए कि आपने कैसा क्यों किया। अगर फैसले के बाद क्षेत्राधिकार से संबंध आपके क्षेत्र से बाहर है, तो वहाँ पर आपको वो क्या है, बर्खास्त कर जाए आपका अधिकार। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अगर कोई दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर देगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई अधिकार ऐसा राइट दे दिया, ऑर्डर दे दिया, तो हाई कोर्ट उसको समाप्त कर देगा। हाई कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको समाप्त कर देगा। अनुचित न्याय, किसी प्रकार का यानी जो न्याय है वो अनुचित है, सही नहीं है, गलत ठहरा दिया गया। न्याय तो हो गया लेकिन गलत तरीके से कर दिया गया। इन सब चीज़ों में इसके जो अपर कोर्ट होगा उसको बर्खास्त कर सकता है। अप्राकृतिक रूप से, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जो प्रकृति के लाभ हो उसको अप्राकृतिक रूप से उसको इंडिकेट कर दिया गया, उसको दर्शा दिया गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर आपको, अगर आपके क्षेत्राधिकार के किसी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ऐसे आदेश दे दिए, ऐसे ऑर्डर दे रखे हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसको उसके अपर कोर्ट में जा सककर उस फैसले को निरस्त करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उत्प्रेषण है, सर्टेरियो का अधिकार दिया गया। तो दो चीज़ें क्या है, तीन चीज़ें आपके यहाँ पर आदेश व्यक्तिगत तरीके से संबंधित। कौन सी? बंधी प्रत्यक्षीकरण, ठीक। दूसरा आपका था अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, और एक था आपका उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये आपके न्यायिक कार्यवाही से संबंधित है, न्यायिक कार्यवाही से, ठीक है। तो ये है।
तो अब देखिए एक ट्रिक होती है इनको याद करने की। बंदी पथ परमेश्वर उसका अधिकार, अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हाबियस कॉर्पस, पथ प्रतिषेध अर्थात प्रोविशन, परमेश्वर परमादेश, और उसका इन उत्प्रेषण, और अधिकार प्रेक्षा। ये है आपके 5 रिटें जो आदेश थे जो कि अनुच्छेद 32 के तहत आपको दिए गए थे मौलिक अधिकारों को आपको संरक्षण प्रदान करने के लिए। मौलिक अधिकार गारंटी लेता है आपकी कि आपके मौलिक अधिकारों को कोई हनन नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको संविधान की आत्मा, उसको हृदय और उसको संरक्षक, उसको गारंटर, ये सब कहा गया है। ठीक, वहीं पर एक बार यूपीएससी में पूछ लिया गया कि ऐसा कौन सा मामला है जहां पर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कम पड़ जाती हाई कोर्ट शक्तियां के सामने, अर्थात हाई कोर्ट को शक्तियां ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। कहने का तात्पर्य है कि बाप को बेटे से बड़ा बता दिया गया था, बाप को बेटे से छोटा बता दिया गया, क्योंकि बाप की शक्तियां एक लिमिट थी, कम थी, और बेटे की शक्तियां ज़्यादा कर दी गई। रीज़न ये था कि आर्टिकल 32 जो कि आपको सीधा अधिकार देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने मौलिक अधिकारों को के खिलाफ रिट दायर कर सकते हैं। किसी के खिलाफ आप स्वयं आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो, या अन्यथा किसी दूसरे को हो रहा तो आप उसको भी ले जाकर मौलिक अधिकारों का उसका हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप डायरेक्ट रिट दायर कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में अगर कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट आपके लिए काम करेगा। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों से हटकर कानूनी अधिकार या मौलिक अधिकारों से अन्य कोई मामला है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट बाय बाय टाटा कर देगा, भैया हमारे यहाँ नहीं होगा, आप मौलिक अधिकार लेकर आइए तो हम आपके सपोर्ट करेंगे, आपको संरक्षण देंगे, हमारा आत्मा का काम है, आपकी आत्मा को बचा कर रखेंगे, उसको ठेस नहीं पहुँचने देंगे। लेकिन अगर आप मौलिक अधिकारों से हटकर कोई भी कार्रवाई कराएंगे तो हम नहीं करेंगे। जैसे भूमि एवं संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, उससे संबंधित आप कोई भी केस लेकर जाते तो सुप्रीम कोर्ट आपका सपोर्ट करता, ठीक, आपकी सुनवाई करता। लेकिन अब कानूनी अधिकार हो गया, 300 में पहुंच गया है, तो इसलिए अब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन कब? जब कोई भी आपके अड़ोसी पड़ोसी लोग, आपका कोई प्रतिद्वंदी आपके ज़मीन जायदाद के साथ खिलवाड़ कर रहा हो तब। अगर गवर्नमेंट कर रहे तो फिर हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए आप देखें यहाँ पर हाई कोर्ट को ज़्यादा शक्तियाँ हैं कि नहीं है, मौलिक अधिकार की तो है ही हैं। मौलिक अधिकार मूल अधिकार की क्यों है? क्योंकि हाई कोर्ट में इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखी ही है, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और वो उधर नॉर्थ इंडिया का है, पूर्वोत्तर भारत का, असम मिजोरम का, तो उसके लिए दिल्ली बहुत दूर पड़ जाएगी। दक्षिण भारत में चले जाएंगे, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब क्षेत्रों के लिए दिल्ली बहुत दूर है। तो इसलिए ये कहा गया कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर है, सुप्रीम कोर्ट में अगर किस हर एक अपने अधिकार की मांग करने जाएंगे तो बहुत दूर पड़ जाएगा, आना जाना किराया उनके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए ये कहा गया फिर बाद में कि चलिए जो हाई कोर्ट के समीप है वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के समीप हैं अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए जैसे उत्तर प्रदेश से आप गाजियाबाद में रहते हैं तो गाजियाबाद में रहने वाले व्यक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट नज़दीक पड़ेगा बाई हाई कोर्ट यानी लखनऊ और इलाहाबाद की अपेक्षा। तीसरे, जो व्यक्ति गाजियाबाद में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति लखनऊ में रहता है वो दिल्ली जाएगा सिर्फ इस काम के लिए, ये गलत है। ठीक, कानपुर में रह रहा है, दिल्ली जाएगा तो उसको दूरी पड़ जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान दिया गया कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको संरक्षण कौन प्रदान करेगा? पहले तो था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों हो गए। ठीक है, तो आपको जब टिक आएगा तो ऑप्शन डी दोनों, ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी इनमें से कोई, ऑप्शन डी दोनों, तो आप ऑप्शन डी में आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये है आपके मौलिक अधिकारों का स्वतंत्रता का मौलिक अधिकारों में अधिकार छठा, संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। बाकी 33, 34 और 35 के लिए अगला लेक्चर लेकर आऊँगा, और अब जल्दी जल्दी आपको लेक्चर मिलते रहेंगे क्योंकि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने शुरू हो चुकी हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होने के चलते आपको लेक्चर कुछ दिनों के लिए रोक दिए गए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था इसलिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखें। यदि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए, कि पता ही चल जाए, क्या पता उसी स्किप के दौरान किसी महत्वपूर्ण चीज़ें छूट जाएँ आपके। इसलिए जो भी लेक्चर आपको बनाए जाते हैं हर एक पॉइंट को ध्यान में रखकर बनाया जाता है ताकि एग्जामिनर कोई भी सवाल कैसा ही पूछ ले आपको आना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ कंप्लीटली देख लें, पूरा लेक्चर देखें, छोटा बड़ा मत सोच के देखें, जो भी कुछ देखें विधिवत
नॉलेज के जो कंटेंट है, कंटेंट को विशेष रूप से ध्यान देकर एक वीडियो शूट किए जाते हैं। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।